ये कहानी है एक जालिम सौतेली माँ की और 3 मासूम बहनों की, जिनकी खामोशी ने एक दिन पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहानी दिल को छू लेने वाली है, तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जरूर जुड़े रहिए। पुराने जमाने का एक गांव था। कच्ची मिट्टी की दीवारें, नीम के दरख्त के नीचे चारपाइयां और दूर से आती लकड़ी जलने की खुशबू। इसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जहां रहता था चौधरी फजलदीन, एक सादा दिल, दियानतदार किसान, और उसकी 3 बेटियां, जोया, मेहर और आयरा। जोया 22 साल की बड़ी बेटी, खामोश, बावकार और ऐसी खूबसूरत जैसे किसी पुरानी दुआ का अक्स। मेहर 19 साल की कहकहा बनकर पैदा हुई थी, जिस गली से गुजरती लोग हंसने पर मजबूर हो जाते। आयरा 17 साल की, शरारती, शोख और बिल्कुल नटखट, जैसे पंखा चला हो और तितली उड़ जाए। लेकिन इन तीनों की मां का साया अब इस दुनिया में न था। मां के जाने के बाद गोया सारा आंगन सन्नाटे में डूब गया। वक्त गुजरा और चौधरी फजलदीन ने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन मुमताज बेगम, बजाहिर नेक मगर दिल में झर लिए हुए, अपने साथ लाई वो अपने बेटे शौकी को, 20 साल का, अफगानी कपड़ों में लिपटा और मां का सच्चा अकीदतमंद। मुमताज को इन तीनों लड़कियों से एक अजीब सी नफरत थी। मेरे शौकी के हिस्से का दाल चावल ये तीनों खा रही हैं, वो अक्सर बड़बड़ाती। असल बात यह थी कि इन तीनों बहनों का हुस्न, उनकी तरबियत और उनके चेहरों की रोशनी मुमताज की आंखों में छुपती थी। जोया सबसे बड़ी थी, हर सुबह सबसे पहले जागती, पूरे घर के काम निपटाती और कभी शिकवा न करती। मुमताज उसे सबसे ज्यादा खतरनाक समझती थी, क्योंकि जोया की खामोशी बहुत कुछ बोल जाती थी। एक दिन मुमताज ने शौकी को बुलाया। सबसे पहले इसे घर से निकालना है, कल से इस पे नजर रख। कोई बहाना, कोई दागा, कुछ भी, बस निकले ये। मेहर के लिए उसका मंसूबा और था। ये हर वक्त हंसती है, लोगों के सामने इसकी हंसी को बदतमीजी बना दूंगी। सारा गांव कहेगा कैसी बेहया लड़की है। आयरा के बारे में तो मुमताज ने साफ कह दिया, ये तो वैसे ही शरारती है, एक दिन कुछ टूटेगा और मैं सबका इल्जाम इसी पे डाल दूंगी, सीधा निकाल बाहर। एक शाम जोया आंगन में बैठी अपनी मरहूमा मां की डायरी पढ़ रही थी। उस सफ़े पर लिखा था, मुसीबत का वक्त गुजर जाता है, मगर जो खुद को खो देता है वो कभी नहीं संभलता। जोया ने डायरी बंद की और चुपचाप एक आंसू अपनी चादर के कोने से पोंछा। तभी मेहर दौड़ती आई। आपा, मुमताज बेगम कह रही थी कि हम जरूरत से ज्यादा चमकदार कपड़े पहनती हैं। जोया मुस्कुरा दी। हमारी चमक कपड़ों में नहीं बेटा, हमारी माँ की तरबियत में है। उसी वक्त आयरा उछलती हुई आई। सुनिए सुनिए, मुमताज बेगम ने मुझे कहा कि मैं पड़ोसन के बर्तन चोरी करके भाग गई हूँ। तीनों हंस दी, मगर वो हंसी खाली न थी, उसके पीछे एक अनजाना डर छुपा हुआ था। अगले दिन सुबह सवेरे शौकी आंगन में मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसने जोर से चिल्लाया, अम्मी, जोया के संदूक से ये हार मिला है, ये तो हमारे पुराने लॉकर का है। मुमताज ने चीख मारी, मैंने कहा था ना, चोर है ये लड़की। मां गई, चोरी आ गई। सबकी नजरें जोया पर थी। जोया ने खामोशी से आंखें उठाईं और बस इतना कहा, चोरी करने वालों की आंखों में डर होता है, मेरी आंखों में नहीं। अगली शाम मेहर के रिश्ते के लिए एक मेहमान आया, लेकिन मुमताज ने मेहर की हंसी को तमाशा बना दिया। ये देखिए, हर वक्त हंसती है, आप बीवी लेने आए हैं या भांड का तमाशा देखने? मेहमान नाराज होकर चला गया। मेहर की हंसी थम गई। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। तीसरे दिन मुमताज ने चालाकी से बावर्ची खाने का आधा सामान गायब कर दिया और शोर मचाया, ये आयरा है, इसी ने बेचा होगा मिर्च मसाले, कैसा चालाकी से छुपा रखा था। आयरा ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं तो सिर्फ मिर्च का अचार छुपा रही थी। जोया आपा के लिए सरप्राइज था। मगर गांव की फजा एक तरफा न थी। जोया अब खामोश न थी। उसी रात उसने अपनी मां की लिखी हुई पुरानी चिट्ठी ढूंढ निकाली। उस पर लिखा था, अगर मेरे बाद किसी ने मेरी बच्चियों को सताया तो चांद की रोशनी में सच जरूर सामने आएगा। जोया ने चिट्ठी को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। उसके चेहरे पर चांदनी जैसी रोशनी थी। अगली सुबह गांव की हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले सब कुछ थम सा गया हो। मुमताज बेगम हाथ में चाय की प्याली लेकर आंगन में बैठी थी, मगर उसकी नजरें दरवाजे पर थीं। वो
मुंतजिर थी, गांव की खवातीन की, जिन्हें उसने खास तौर पर बुलवाया था। बस आज जोया की इज्जत का जनाजा निकलेगा, मुमताज ने झेरे लब कहा और झर आलूदा हंसी उसके चेहरे पर फैल गई। थोड़ी ही देर में गांव की 3 औरतें आईं, बख्तावर चाची, अल्लाह वसाई खाला और गड्डी बीबी। अरे मुमताज भी, क्या बात है, बड़े दिनों बाद बुलाया। बस आपा, मैं तो खामोश थी, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। जोया, मेरी सौतीली बेटी, मेरी चीजें चुरा रही है। सबकी नजरें जोया पर जा पड़ी, जो अंदर आंगन साफ कर रही थी। जोया ने गर्दन उठाकर एक पल को सबको देखा और फिर एक लंबा सांस लिया। अगर इल्जाम ही काफी होता तो सच कभी सामने ना आता। जोया की आवाज में दर्द कम, ठहराव ज्यादा था। उसी वक्त आंगन के एक कोने से मेहर की आवाज आई, अम्मी, शौकी भाई की अलमारी में वही हार मिला है जो जोया आपा पे इल्जाम लगा के छीना गया था। मुमताज के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। क्या? शौकी बाहर आया, चेहरा पसीने से तर। मैं तो बस रख रहा था ताकि सच सामने लाऊं। उसकी आवाज लरज रही थी। बख्तावर चाची ने नाक सिकोड़ी। सच छुपाने के लिए अलमारियों का सहारा? वाह बेटा, वाह। मुमताज ने बात घुमाने की कोशिश की। अरे ये सब गलतफहमी है, हम तो सिर्फ बच्चियों की तरबियत। लेकिन अल्लाह वसाई खाला बीच में बोल पड़ी, तुम्हें तरबियत की पड़ी है या साजिशों की? जोया खामोशी से अंदर चली गई। मेहर उसके पीछे आई। आपा, अब तो सबने सच देख लिया, अब तो दिल सुकून में है ना? जोया मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जो सब्र से जन्म लेती है। मगर मुमताज हार मानने वालों में से ना थी। उसी रात उसने एक नई साजिश का बीज बोया। मेहर को लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो हंसती है। अच्छा, तो अब उसकी हंसी को उसकी बेहयाई बना देते हैं। उसने गांव के नंबरदार के बेटे सज्जाद को पैगाम भिजवाया, आकर मेहर से बात कर और मैं तेरी शादी पक्की करवा दूंगी। सज्जाद अगली शाम आया, पान चबाता, बालों में तेल लगाए और होठों पर बेहुदा मुस्कान ली। मेहर जी, सुना है आपको हंसी बड़ी प्यारी आती है, कभी मेरे नाम की भी हंसी आ जाए? मेहर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बकवास है ये? उसी वक्त आयरा पीछे से आई और उसने सज्जाद पर अचार का बर्तन दे मारा। सारा हंगामा सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। मुमताज ने फौरन चीख कर कहा, देखा, मेहर ने मर्दों को बुलाकर बेइज्जती कराई। मगर सज्जाद ने सबके सामने कह कहा मारा, अरे मुमताज खाला, आपने ही तो कहा था बात करने को। सन्नाटा छा गया। मुमताज का चेहरा जर्द हो गया। अल्लाह वसाई खाला ने सर झटका। जितने मुंह उतनी बातें, मगर झूठ ज्यादा देर नहीं छुपता। मुमताज बेगम। अब मुमताज की सारी उम्मीद आयरा से थी। ये तो है ही नटखट, इससे कोई बड़ी गलती करवाऊंगी और फिर बहाना मिल जाएगा इसे घर से निकालने का। एक दोपहर जब सब सो रहे थे, मुमताज ने बावर्ची खाने में आग लगा दी। सिर्फ धुआं, ज्यादा नहीं, और शोर मचाया। आयरा, तुमने चूल्हा खुला छोड़ा, ये सब तुम्हारी लापरवाही है। आयरा डर गई, आंखें भरी हुई। मैंने नहीं किया, मैं तो बाहर खेल रही थी। लेकिन तभी जोया ने दरवाजे के पीछे रखे दिए का निशान दिखाया। ये दिया यहां क्यों रखा गया? कोई जानबूझकर आग लगाना चाहता था। उस रात तीनों बहनें छत पर बैठी थीं। नीचे खामोशी और ऊपर आसमान पर 14वीं का चांद। मेहर ने जोया का हाथ थामा। आपा, अब तो बात खुलने लगी है ना? जोया ने आसमान की तरफ देखा। मां कहती थी, सच चांदनी की तरह होता है, देर से निकलता है, मगर हर अंधेरा हटा देता है। आयरा ने मुस्कुराकर कहा, और हम तीनों तितलियां नहीं, आग हैं, जला देंगे। मुमताज के सारे झूठ। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में डूबा होता था, मुमताज बेगम की आंखों में सुकून की नींद नहीं उतरती थी। वो छत पर बैठी होती, हाथ में चूड़ियां खनखनाती और दिल में एक ही बात गूंजती, ये तीनों लड़कियां मेरी राह की रुकावट हैं। जब तक ये हैं, शौकी की जिंदगी अधूरी रहेगी। लेकिन मुमताज को खबर ना थी कि जिस छत पर वो बैठी है, उसके नीचे जोया, मेहर और आयरा खामोशी से एक नया बाब खोल चुकी है।
जोया ने मां की डायरी के आखिरी पन्ने से एक पुराना लिफाफा निकाला था। उस पर लिखा था, नियम के पेड़ तले सच दफन है, जो वक्त आने पर जागेगा। जोया ने गहरी सांस ली। कल सूरज निकलते ही मैं उस नीम के पेड़ के नीचे जाऊंगी। जो कुछ छुपा है वो अब छुपा नहीं रहना चाहिए। अगली सुबह जोया अकेली नीम के पेड़ के पास पहुंची। हवा में एक खास सी खामोशी थी। परिंदे भी जैसे थम गए थे। जोया ने जमीन पर बैठकर नरमी से मिट्टी हटाना शुरू की। कुछ ही देर में उसे लकड़ी की एक पुरानी डिब्बी मिली, झंग आलूदा, मिट्टी में लिपटी हुई। डिब्बी के अंदर था एक पुराना कागज, मुमताज के हाथ से लिखा गया खत। फजल दीन से शादी का मेरा मकसद सिर्फ घर पर कब्जा है। उनकी बेटियों को धीरे धीरे निकाल दूंगी। शौकी मेरा वारिस बनेगा। जोया ने खत को चूमकर सीने से लगाया। मां, तुमने कहा था कि सच एक दिन चांदनी की तरह चमकेगा। शायद वो दिन आ गया है। उसी दोपहर शौकी नंबरदार के बेटे सज्जाद के साथ बैठा हंस रहा था। यार, वो मेहर तो एक नंबर है। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर देखना, सज्जाद ने कहा लगाया। और जोया? शौकी ने आंख मारी। वो तो हर वक्त किताब बनी रहती है। मगर एक दिन उसे भी। तभी जोया, मेहर और आयरा पीछे से आ गईं। एक दिन क्या होगा शौकी भाई? जोया ने पूछा, नजरें उसकी आंखों में गाड़कर। शौकी घबरा गया। जोया, तुम कब आई? आयरा ने जेब से कुछ निकाला, एक छोटा सा ऑडियो डिवाइस जिसमें उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। मेहर ने मुस्कुराकर कहा, हमारी शरारतें अब सिर्फ किचन तक नहीं, रिकॉर्डिंग तक पहुंच गई हैं। रात को मुमताज ने शौकी को डांटा, कमाकल, अब ये लड़कियां हाथ से निकल गई हैं। हमें अब आखिरी वार करना होगा। क्या करें अम्मा? जोया को ऐसा झटका दो कि वो खुद ही घर छोड़ दे। और ये खत, ये तुम ले जाओ। मुमताज ने एक नकली खत शौकी को दिया जिसमें लिखा था, जोया ने एक अजनबी से मोहब्बत का इकरार किया है, भागने वाली है। अगले दिन ये खत गांव की मस्जिद के दरवाजे पर चिपका मिला। पूरा गांव हिल गया। जोया जैसी शरीफ लड़की, ये झूठ है, मगर खत तो मिला है ना। जोया पर इल्जाम लग चुका था। मुमताज बेगम आंगन में आकर ऊंची आवाज में रोई, मुझे शर्म आती है कि मैंने ऐसी लड़की को पाला। अब ये घर इसके लिए नहीं रहा। लेकिन तभी एक बारब आवाज आई, ये घर जोया का था, है और रहेगा। ये आवाज थी चौधरी फजल दीन की, जो कई दिनों से शहर में बीमार था और अब लौट आया था। फजल दीन की वापसी पर घर में जैसे बाहर आ गई। जोया ने वो पुराना खत मुमताज को दिखाया जो नीम के पेड़ के नीचे दफन था। मुमताज का रंग उड़ गया। ये सब झूठ है, तुम लोगों ने साजिश की है। फजल दीन ने गुस्से से कहा, साजिश तो तुमने की थी मुमताज, और अब वक्त है सच्चाई के सामने झुकने का। शौकी दरवाजे की तरफ भागा, मगर बाहर गांव वाले पहले से खड़े थे। बख्तावर चाची ने गुस्से से कहा, लड़कियों पर इल्जाम लगाकर अपनी मां के ख्वाब पूरे करोगे? अब चौपाल में हिसाब होगा। और मुमताज, वो आंगन में बैठ गई, बाल बिखेर कर, सब झूठ है, मैंने सब कुछ शौकी के लिए किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात जोया छत पर चुपचाप बैठी थी। मेहर ने उसका हाथ थामा। आपा, आपने मां का वादा पूरा कर दिया। आयरा ने सिर जोया की गोद में रखा। अब तो कोई हमें घर से नहीं निकाल सकता ना। जोया ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। अब हमारी सच्चाई नीम के पेड़ की जड़ों में नहीं, आसमान की बुलंदियों में लिखी गई है। गांव की पुरानी चौपाल आज बरसों बाद भर चुकी थी। नीम के दरख्त के नीचे रखे लकड़ी के तख्त पर बैठा था चौधरी फजल दीन, जो खामोशी से सबके चेहरों को देख रहा था। उसके बाएं तरफ खड़ी थीं 3 रोशन आंखों वाली बेटियां, जोया, मेहर और आयरा, और दाईं तरफ सहेमे हुए खड़े थे शौकी और उसकी मां मुमताज बेगम। गांव के लोग खामोश थे। सच बोलना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब वो अपनों के खिलाफ हो। फजल दीन ने नरम लेकिन गूंजती आवाज में कहा, मैं बरसों खामोश रहा, सोचा औरत के साये से घर मुकम्मल होता है। मगर मुमताज, तुम तो साया नहीं, आंधी बनकर आई थी। मुमताज ने फौरन जवाब दिया, मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। जोया, मेहर, आयरा मेरी नहीं थी। जोया आगे बढ़ी, आवाज में सुकून लेकिन असर था। जी, हम आपकी नहीं थी, मगर आप मां कहलाती थी। मां नफरत नहीं करती और बेटी कभी दुश्मन नहीं होती। गांव की औरतों की आंखें भर आईं। अल्लाह वसाई खाला बोली,
अरे मुमताज, बेटियां तो वो चांदी होती हैं जो जहां रहें वहां रोशनी कर दें। जोया ने मुमताज का लिखा हुआ खत सबके सामने पढ़ा, जिसमें उसके इरादों और साजिशों का जिक्र था। बख्तावर चाची ने माथा पकड़ा। हाय हाय, अपने शौहर के घर में उनकी बेटियों के साथ ये सब, शर्म नहीं आई? मुमताज ने बेख्तियार शौकी का हाथ थामा। बेटा कुछ तो बोल, इन सब के खिलाफ कुछ तो कह। शौकी ने नजरें झुका ली। मां, अब कुछ कहने का फायदा नहीं, मैं जानता हूं गलती मेरी भी है। चौपाल के दरख्त के नीचे बैठे नंबरदार चाचा बोले, सजा दोनों को मिलनी चाहिए, मगर हम गांव वाले बेटियों के आंसू बर्दाश्त नहीं करते। फजलदीन ने गर्दन झुकाई। मेरी बेटियों ने मेरी गैर मौजूदगी में अपने आप को संभाला है। आज वो मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, सफेद चादर ओढ़े, हाथ में लकड़ी की छड़ी। मैं मुमताज की फूफी हूं और आज एक सच सबको बताना चाहती हूं। सन्नाटा छा गया। वो धीरे से बोली, मुमताज बचपन से ही तन्हाई में बड़ी हुई। उसकी माँ उसे हमेशा कहती कि वो बेटे जैसी क्यों नहीं है। जब शौकी हुआ तो उसे लगा अब सब कुछ उसका है। इसी खुदगर्जी ने उसकी सोच को अंधा कर दिया। मुमताज की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं कसूरवार हूं। मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए जीना चाहा और मैंने नफरत को मां की जगह दे दी। फजलदीन ने कहा, इंसान गलती करता है, मगर जो उसे मान ले वो सजा नहीं, माफी का हकदार होता है। जोया आगे आई। हमें मां का प्यार कभी नहीं मिला, मगर अगर अब आप सच में पछता रही हैं तो हम नफरत लेकर क्या करेंगे? मेहर ने भी कहा, हमारी हंसी छीनी गई, लेकिन अब हम रोना नहीं चाहते। आयरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप सच्ची हैं तो हम माफ करने को तैयार हैं, मगर वादा कीजिए फिर कभी नफरत करीब नहीं लाएंगी। चौपाल में खामोशी थी। फिर धीरे धीरे ताली बजने लगी। अल्लाह वसाई खाला बोली, ऐसा इंसाफ बरसों में होता है। नंबरदार ने ऐलान किया, मुमताज इस घर में रह सकती हैं, मगर अब वो बीवी नहीं, मां बनकर रहेंगी। और शौकी, तुम्हें गांव के कामों में हिस्सा लेना होगा। इज्जत कमाओ, हक खुद आ जाएगा। उस दिन नीम के पेड़ की छांव में सच्चाई की जीत हुई, खामोशी से मगर पूरी रोशनी के साथ। जो घरों को तोड़ते हैं वो आखिर में तन्हा रह जाते हैं, मगर जो सच और सब्र से जीते हैं उनकी जड़ें नीम के दरख्त की तरह गहरी होती हैं।